विमला वैसे तो स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन थी वो अंधविश्वासी। घर से निकलने के पहले कोई छींक दे तो वो तुरंत रुक जाती। अगर उसका रास्ता बिल्ली काट दे तो चाहे वो कितनी भी जल्दी में हो या जरूरी काम से जा रही हो, वो उसी समय रुक जाती। ओह, इस बिल्ली को भी अभी रास्ते में आना था, कितने जरूरी काम से जा रही थी मैं। विमला के पति का देहांत कई साल पहले हो गया था। उसका एक ही बेटा है सूरज। माँ का अंधविश्वास उस पर भी कभी कभी भारी पड़ता। क्या माँ, तुम भी ना गजब करती हो। तुम्हें पता है ना कितना जरूरी प्रेजेंटेशन है मेरा। अगर ये सही रहा तो बड़ा ब्रेक मिलेगा मुझे, मैं मैनेजर बन जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। अभी राहु काल चल रहा है। पर माँ, तेरे इस राहु काल के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। वो तो किन्हीं कारणों से प्रेजेंटेशन टल गया, नहीं तो सूरज की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। सूरज अपने ऑफिस में ही काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम नंदिनी था, उससे बहुत प्यार करता था। नंदिनी भी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब दोनों ऑफिस के लंच टाइम में कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे तो तुमने माँ जी से बात किया नहीं सूरज? अभी तक तो नहीं किया यार, डर लगता है। इस डरने के चक्कर में मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और न कर दें। यार सब कुछ कहा करो, लेकिन ये ना कहा करो। सूरज, क्यों ना कहूँ? तुम्हें पता है ना मेरे घर वाले मेरे ऊपर शादी का कितना दबाव बना रहे हैं। सूरज अपनी माँ से नंदिनी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि माँ उसकी कुंडली जरूर नंदिनी से मिलवाएगी और कुंडली में कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ठीक है, तुम मत बताओ माँ जी को, मैं किसी दूसरे से शादी कर लेती हूँ। यार प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं कहाँ रह सकती हूँ तुम्हारे बिना? लेकिन सूरज, जब तुम माँ से मेरे बारे में बात ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? देखो, मैं तुम्हें इस हफ्ते का समय देती हूँ, तुम माँ से मेरे बारे में बात कर लो। अगर नहीं तो फिर मैं अपनी शादी का कार्ड तुम्हें भेज दूंगी, आना जरूर। उस दिन नंदिनी ने भी अल्टीमेटम दे दिया तो सूरज के पास कोई चारा नहीं बचा। उसी शाम जब वो ऑफिस से लौटा तो उसने अपनी माँ से नंदिनी के बारे में बता दिया। उसका बेटा किसी से प्रेम कर रहा है, ये सुनकर विमला का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। बस अब यही बचा था, प्रेम विवाह करेगा तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? पता है ना ऐसी शादियां नहीं टिकती। तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं जानबूझकर तुझे कुएं में नहीं फेंक सकती। क्या माँ, कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? कितनों की शादियां होती हैं लव मैरिज। तेरी नहीं होगी। तो माँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नंदिनी के बिना नहीं रह सकता। वाह, देख लो, माँ की बात को इनकार कर सकता है, लेकिन जुमा जुमा 2 दिन नहीं हुए उस लड़की को तुम्हारी लाइफ में आए हुए, उसे नहीं छोड़ सकता। माँ, मैं किसी को नहीं छोड़ सकता, ना तो तुझे और ना नंदिनी को। बेटे की बात पर विमला ने कहा, चलो इतनी शर्म तो बची है तेरी आंखों में। ठीक है, तू जिद करता है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले तुम्हारी कुंडली उससे मिलवानी होगी, और उसमें कुछ गलत निकला तो फिर ये शादी हरगिज नहीं होगी। विमला ने दोनों की कुंडली मिलवाई। ईश्वर की कृपा से दोनों की कुंडली में 36 में से 36 गुण मिल गए। ये सुनकर विमला की आंखों में चमक आ गई। उन दोनों की शादी अच्छे मुहूर्त पर हो गई। अगर मैंने अल्टीमेटम नहीं दिया होता तो आज हम दोनों कुंवारे रहते। लव यू नंदिनी, मैं इतना खुश हूँ कि क्या बोलूं। उस रोज पहली बार सूरज ने नंदिनी को काफी करीब से देखा और इसी क्रम में उसकी नजर नंदिनी की कमर के तिल पर गई और उस तिल को देखकर उसकी आंखें उसी तिल पर टिक गईं। वाह नंदिनी, तुम्हारी कमर का ये तिल कितना खूबसूरत है। ये रियल है ना? छू कर देख लो। सूरज उस तिल को अपने हाथों से स्पर्श करता है। अरे ये तो रियल है यार। लवली यार, मैंने आज तक किसी की कमर पर तिल नहीं देखा है। ओए, तुम लोगों की कमर के तिल देखते फिरते हो? अरे नहीं यार, बट आई मस्ट से ये तिल सच में बेहद खूबसूरत है और ये तुम्हारी कमर को और भी ज्यादा सुंदर बना रहा है। लव यू नंदिनी। लव यू टू सूरज। दोनों की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन नंदिनी सीलिंग फैन पर लगे जाले को साफ कर रही थी, तभी विमला की नजर नंदिनी की कमर पर गई और जैसे ही उसने उसकी कमर के तिल को देखा तो, बहू, ये तुम्हारी कमर पर काला निशान कैसा? माँ जी, वो तिल है। तिल? कमर के तिल को देखकर विमला ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहीं सुना था कि जिस लड़की के कमर पर तिल होता है वो अपने ससुराल में दुर्भाग्य लेकर आती है। यही नहीं, वो लड़की भी चरित्रहीन होती है। हे भगवान, ये कौन सी लड़की आ गई मेरे घर में? अब तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। उस दिन के बाद से तो नंदिनी की हर हरकत पर विमला नजर रखती। अगर वो किसी से फोन पर हंस कर बातें करती तो जरूर अपने किसी यार से बात कर रही होगी। हे भगवान, कहाँ से मेरा बेटा इसके चक्कर में पड़ गया। उसकी तो किस्मत ही फूट गई। घर पर कोई भी आता, चाहे दूध वाला या धोबी या कोई और, विमला हर किसी पर शक करती और सोचती कि उसकी नंदिनी का सभी से संबंध है। एक दिन सूरज का एक पुराना दोस्त घर पर आने वाला था। सूरज उस समय ऑफिस में था तो उसने फोन करके नंदिनी को अपने दोस्त के आने के बारे में बताया और नंदिनी से कहा कि नंदिनी, अंकित मेरे बचपन का दोस्त है यार, मुझे लेट हो जाएगा आने में, तो उसका ध्यान रखना, उसे अकेला या बोर फील मत होने देना।
अब सूरज के कहे अनुसार नंदिनी ने वही किया, लेकिन एक गैर मर्द के साथ बैठकर बातें करते और खिलखिलाते देख विमला को बहुत गुस्सा आया। उसने नंदिनी को बुलाया और उसे जोर की झाड़ लगा दी। बहू, सूरज को आने में लेट है, इसका क्या मतलब कि तुम ही सूरज बन जाओ? चलो जाओ अंदर, अंदर जाओ। मुझे तुम्हारा इस तरह गैर मर्दों के साथ हंसना खिलखिलाना बिल्कुल पसंद नहीं। नंदिनी को माँ जी की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आया कि आखिर माँ जी ने उसकी बेइज्जती क्यों की। यही नहीं, अब विमला हर बात में नंदिनी को टोकने लगी थी। नंदिनी ने सूरज को इस बारे में कहा तो अरे ऐसा कुछ नहीं है नंदिनी, तुम खामखाम माँ को कटघरे में डाल रही हो। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन इस बीच एक और घटना घटी। सूरज के ऑफिस वालों ने उसके ऊपर करोड़ों के गबन का आरोप लगा दिया। सूरज को जेल हो गई और उसकी नौकरी भी चली गई। विमला को इन सब के पीछे नंदिनी की कमर के तिल की गलती नजर आ रही थी। मुझे तो पता ही था ये सब होना है। कमर पर तिल वाली लड़की होती ही है बेशरम और अपशगुनी। एक सप्ताह बाद विमला सूरज से मिलने जेल गई। उसके बाद तो विमला पूरी कोशिश में लग गई कि किसी भी तरह से नंदिनी को घर से निकाल दे और सूरज और नंदिनी का तलाक हो जाए। देख बेटा, तू मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं माँ हूँ तेरी फिक्र है मुझे, इसलिए कह रही हूँ। ये सब कुछ उस नंदिनी के कारण हो रहा है। भला तुम्हारी अच्छी भली नौकरी कैसे चली गई? तुम्हारे जैसा ईमानदार लड़का जेल कैसे चला आया? सूरज बेटा देख, बुरा मत मानना, लेकिन बहू के लक्षण भी ठीक नहीं है। वो चरित्रहीन भी है। तुमने देखा नहीं है वो गैर मर्दों से कैसे खिलखिला कर बात करती है। माँ तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? नंदिनी मेरी बीवी है और तुमने तो सारे गुण मिलाए थे ना। अरे गुण मिलाने से क्या होता है? तुमने उसकी कमर का तिल देखा है? अरे जिस औरत की कमर पर तिल होता है वो दुर्भाग्य लेकर आती है। नंदिनी तेरा दुर्भाग्य लेकर आई है। विमला की बातों का सूरज पर गहरा असर पड़ गया। वो एक रात जेल की सलाखों को तोड़कर घर आ गया। जब वो घर आया तो उसके हाथों में एक बड़ा चाकू था। वो सीधा नंदिनी के कमरे में गया। उसने नंदिनी को चाकू मार दिया। नंदिनी की चीख सुनकर विमला भागी भागी आई तो उसने देखा कि नंदिनी का निर्जीव शरीर पड़ा है। अरे ये क्या किया तूने इसे मार दिया? हाँ माँ, मैंने इस अपशकुन को निकाल दिया अपने जीवन से। इतने में चारों ओर पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आने लगी। सूरज भागना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सूरज को नंदिनी के मर्डर के इल्जाम में फांसी की सजा तय हुई। 9 तारीख को फांसी की सजा का दिन मुकर्रर हुआ और तय तारीख को उसे फांसी की सजा दे दी गई। उसका मृत शरीर फांसी के तख्ते पर लटकने लगा। तभी विमला चीख कर उठ बैठी। नहीं! विमला ने घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। वो ये सब कुछ सपने में देख रही थी। उसके दिल की धड़कन अभी तेज तेज धड़क रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो भागकर बाहर आई तो देखा कि बहू ने दरवाजा खोला है। आज ऑफिस से लौटने में इतनी रात क्यों हो गई बेटा? अरे मैं नंदिनी को कहा तो था तुम्हें बताने के लिए कि मैं देर से आऊंगा। माँ जी, मैं आपके कमरे में गई थी लेकिन आप सोई हुई थी। माँ बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानती हो कंपनी मुझे 6 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। मैं अब प्रोजेक्ट हेड बन गया हूँ। माँ तुम माने या ना माने, नंदिनी के कदम इस घर और मेरे लिए सच में बहुत लकी हैं। तुझे पता है पिछले कई सालों से मैं इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। नंदिनी अपने बेटे की बातों को सुन रही थी और तिरछी निगाहों से नंदिनी के कमर के तिल को देख रही थी। आज उसका एक भ्रम तो टूट गया था कि कमर पर तिल वाली लड़की अनलकी नहीं होती है और ना ही होती है चरित्रहीन।